तो बच्चों आज की वीडियो जो है वो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में है और मैथ्स में जो है वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे। देखो बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि मेरा क्लास 11th का मैथ्स जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वो वीक है। अब हो सकता है कि उस टाइम आप सीरियस नहीं थे, हो सकता है कि आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिला, रीज़न चाहे कुछ भी हो, बट इसकी वजह से हम क्लास 12th में बहुत ज़्यादा मैथ्स में जो है अंडर एस्टिमेट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से ऐसे बच्चे भी हों जिनको पता है कि मेरा क्लास 11 का मैथ्स अच्छे लेवल का है, ठीक ठाक लेवल का है, बट मुझे क्लास 12th बोर्ड्स में जो है वो टॉप करना है, इसलिए मैं किसी भी तरह की कोई भी कमी जो है वो छोड़ना नहीं चाहता। तो बच्चे, ऐसे जितने भी डाउट्स हैं, ऐसे जितनी भी क्वेरीज हैं, इन सब का एक ही आंसर है, वो है अपना ब्रिज कोर्स। और ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आप इस ब्रिज कोर्स को थोड़ा सा भी सीरियसली करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस मैथ्स में यहाँ से यहाँ पर जाना है। हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, ये ब्रिज कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो बच्चे, इस ब्रिज कोर्स में क्या है, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि वो चैप्टर्स के नेम से जाते हैं कि ये चैप्टर जो है क्लास 12th में है ही नहीं है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 11 और 12th जो है वो एक ही कोर्स है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। तो इसलिए बच्चे, चैप्टर के नेम से मत जाओ। जैसे अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं, सेट्स, आपको लगेगा कि सेट्स जो है 12th में तो है ही नहीं है, तो उसका क्या काम है। बट अगर आप 12th में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो या आगे जब पढ़ोगे ना, तो सेट्स के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 12th में काम आने वाली हैं। और यही इस वीडियो का मेन मकसद है कि आपको कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि शायद मैं क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होता तो मुझे 12th में मतलब कि और आसान होता और मैं कॉन्फिडेंट फील करता। तो यही जो आपका गया हुआ कॉन्फिडेंस है वो आज की वीडियो के बाद बच्चे वो वापस आने वाला है। देखो बच्चे, टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं वो सेट्स, ठीक है। तो सेट्स के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जो आगे जाके हमें क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में और बहुत जगह पर रिलेशन फंक्शन में बहुत जगह पर यूज़ होने वाले हैं, तो इसलिए बच्चे सेट्स को करना जरूरी है। देखो, सबसे पहले आपको सेट्स की डेफिनेशन बच्चे पता होनी चाहिए। ए सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो बच्चे, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, इसको मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि बच्चे अपने फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बता दो, तो जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं सबका आंसर यही होगा, सर 1, 2 एंड 3। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम बता दो या अपने फेवरेट 3 कलर्स बता दो, तो ऑब्वियसली बात है मोस्टली बच्चों का आंसर जो है वो डिफर होगा। मतलब किसी को कोई 3 प्लेयर पसंद है, किसी को कोई 3 प्लेयर पसंद है, या किसी के कोई और 3 फेवरेट कलर हो सकते हैं, किसी के और हो सकते हैं, तो सबका आंसर डिफरेंट होगा। तो जब भी सबका आंसर सेम होगा उसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, और जब भी सबका आंसर डिफरेंट होता है उसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चे, सबसेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज प्रेजेंट इन अनदर सेट बी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। जैसे ए में 2 एलिमेंट हैं 1, 2, और बी में एलिमेंट है सपोज 1, 2, 3, 4। मैं यहां पर क्लियरली बोल सकता हूं कि ए का हर एक एलिमेंट 1 इसमें है, 2 इसमें है, ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए इज सबसेट ऑफ बी। बट यहां पर मैं उल्टा नहीं बोल सकता कि B इज सबसेट ऑफ A, ये बच्चे गलत है। इसका क्या मतलब है? B इज नॉट सबसेट ऑफ A। इसका क्या मतलब है? A इज सबसेट ऑफ B। तो सबसेट का मतलब भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट बच्चे हमें पढ़ना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 12th में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वो यही चीज है, वो है यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। तो तीनों ऑपरेशन जो हैं सेट्स के आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखो बच्चे, सबसे पहले अगर हम यूनियन की बात करें तो लेट A एंड B आर 2 सेट्स, देन A यूनियन B इज डिनोटेड बाय। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि A यूनियन B को हम इस तरह से लिखते हैं AUB, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्स। अब डेफिनेशन से क्या लेना देना बच्चे? डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा हुआ है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है बच्चे कि एक्स चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में, वो इस यूनियन में जो है वो प्रेजेंट होगा, वो इस यूनियन में जो है वो आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखो बच्चे, हमें लिखी हुई हैं। ए दिया हुआ मैंने 1, 2, 3, बी लिया हुआ मैंने 3, 4, 5। इसकी यूनियन में क्या आएगा? 1 ए में है, 2 ए में है,
3 जो है वो दोनों में है, तो एक ही बार हम लिखेंगे। 4 बी में है, 5 बी में है, सारे एलिमेंट्स मैंने लिख लिए। मतलब यहाँ से हमने क्या समझा है, पहली बात तो जो डबल एलिमेंट है, जैसे 3 3 2 बार आया, उसको एक ही बार लिखना है। अब यहाँ पर ये भी आपको क्लियर है कि चाहे एलिमेंट ए में है, चाहे एलिमेंट बी में है, चाहे दोनों में है, हमने सारे लिख लिए। तो यही होती है यूनियन, और यूनियन आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब देखो बच्चे इसकी वेन डायग्राम, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस जस्ट एक बार इसको वेन डायग्राम को भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर ये ए सेट है, यहाँ पर बी सेट है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इससे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किस में हैं, ए में। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स किस में हैं, बी में हैं। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा, इसका मतलब क्या है कि चाहे कॉमन, मतलब कहने का मतलब बच्चे ये है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। बेसिकली यूनिवर्सल सेट जो है वो सब सेट्स को जो है वो कंटेन करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या समझाने की कोशिश किया, एलिमेंट चाहे ए में हो रेड में, चाहे बी में हो ब्लू में, चाहे दोनों में, वो इस यूनियन में जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमें पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो ए एंड बी की इंटरसेक्शन जो है वो इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। पिछले में क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स चाहे ए में हो, चाहे बी में हो, चाहे दोनों में। इसका क्या मतलब है, एक्स ए में हो एंड एक्स बी में हो, मतलब एक्स दोनों में हो, मतलब एक्स क्या हो, कॉमन हो। तो सेम एग्जांपल लिए मैंने, ए 1 2 3, बी 1 2 3 4 5, तो कॉमन क्या है बच्चे, 3। तो ये आपकी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। इसकी वेन डायग्राम भी सेम वैसे ही होगी, ये ए है, ये बी है, कॉमन क्या है, बीच वाला पोर्शन मैंने शेड कर लिया, तो ये इंटरसेक्शन है। तो यूनियन इंटरसेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बच्चे तीसरी चीज जो है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो ध्यान से देखना भाई, डिफरेंस को क्या लिखते हैं, ए माइनस बी या बी माइनस ए, कुछ भी लिख सकते हैं, डेफिनेशंस में फर्क है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसका मतलब बच्चे ये है कि एक्स ए में हो एंड एक्स जो है वो बी में ना हो। ठीक है, सेम वे से बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, एक्स बी में हो बट एक्स जो है वो ए में ना हो। अब इसको ना वैसे यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ये ए माइनस बी की बात करते हैं। आप देखो ए माइनस बी, अब मैंने इसका और भी सिंपल तरीका निकाला हुआ है। अगर आगे जाके जब प्लस 2 में पढ़ोगे मेरे से प्रोबेबिलिटी, तो बच्चे मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए में से कॉमन हिस्सा घटा दो। ए में से, ए में क्या है 1 2 3, और बी में क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है 3, तो 3 को हटा दो, तो बेसिकली कितना आंसर आएगा 1 2। ये आपका आंसर है ए माइनस बी। अब बी माइनस ए को कैसे लिखोगे, अब इसको डेफिनेशन से भी क्लियर कर लो। 1 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, बट 1 जो है वो बी को बिलोंग नहीं कर रहा। 2 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, 2 बी को बिलोंग नहीं कर रहा। 3 ए को बिलोंग कर रहा है बट 3 जो है बी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए नहीं लिखा उसको। ठीक है, अब इसको आसान तरीका, डेफिनेशन भी याद करो। आसान तरीका क्या है, बी में से का मतलब क्या होगा, बी में से कॉमन हिस्सा घटा दो। बी में कितने एलिमेंट हैं, 3 4 5, कॉमन क्या है 3, तो कितना आंसर आएगा 4 एंड 5। तो बस ये है। अब इसकी वैन डायग्राम्स भी एक बार देख लो। अब ये देखो बच्चे, ए माइनस बी की डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, एक्स ए में हो बट बी में ना हो, तो मैंने ए को अकेले शेड कर लिया। सेम वे से बी माइनस ए, क्या करा मैंने क्या करा, मैंने बी को जस्ट शेड कर लिया, ए को शेड नहीं किया। तो ये आपकी वैन डायग्राम। वैन डायग्राम फिर से बोल रहा हूँ, इतना काम का नहीं है, मेनली आपको इस पर ध्यान देना, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। अब बच्चे आगे कॉम्प्लीमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, प्रोबेबिलिटी में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। जैसे होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ए के पास होने कितनी है, ए के फेल होने कितनी होगी, ये सब कुछ जो है कॉम्प्लीमेंट का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, यू बी यूनिवर्सल सेट, ए बी एनी सेट। तो सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर डैश या ए के ऊपर सी, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब यहाँ पर बच्चे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बेसिकली इसको हम कॉम्प्लीमेंट को जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चे, यूनिवर्सल सेट है और ये है आपका ए, तो हम क्या करेंगे, u माइनस ए। हम कैसे करते हैं, मैंने आपको ये बोला था कि u में से कॉमन हिस्सा घटा दो। u और a का कॉमन हिस्सा क्या है, 1 2 3, उसको हटा दो, तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 4 5 6। वैसे इसको और भी तरीके से याद रख सकते हो कि जो भी a में एलिमेंट है उसको छोड़ दो। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, उसको छोड़ दो, बाकी जो भी बचे हैं यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दो। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट है। इसकी वैन डायग्राम भी समझ लो बच्चे, ये ए है तो ए को छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने शेड कर लिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया जी आपका।
ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे ये जो फॉर्मूलाज हैं ये पहले क्लास 11th में हुआ करते थे, बट अभी रिसेंटली जो है सीबीएसई ने जब अपना सिलेबस जो है रिड्यूस करा है तो ये सभी टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिए हैं। बट इसका यूज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी में होता है, इवन क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में भी होता है और यहाँ पर की 12th की प्रोबेबिलिटी में भी होता है। तो इसलिए ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसका मतलब बच्चे क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ए माइनस बी जो मैंने आपको समझाया था, ए में से कॉमन हिस्सा घटा दो, बी माइनस ए का मतलब बी में से कॉमन हिस्सा घटा दो। कॉमन हिस्सा मतलब ए और बी का कॉमन हिस्सा, वो मैंने घटा दिया। तो ये फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए। तो ये है आपका सेट्स, ठीक है। तो सेट्स के बारे में जितने मैंने बताया, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है बच्चे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको बताया, ये नेम भी सेम है। क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन फंक्शन और उधर क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन बिल्कुल सेम है। जहां पर क्लास 11th में हमने खत्म किया था उसी से आगे हम रिलेशन फंक्शन जो है वो यहां पर क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12th में जो रिलेशन फंक्शन है बच्चे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों को ना वो अलजेब्रा जो है वो समझ में नहीं आता, उसको समझने के लिए आपके पहले बेसिक जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। देखो बच्चे, रिलेशन फंक्शन के ना 3 पिलर्स मैं मानता हूँ। सबसे पहला पिलर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन अगर आपको क्लियर है उसके बाद आएगा रिलेशन। अगर आपको रिलेशन क्लियर है तब जाके आपको क्लियर होगा फंक्शंस। तो तीनों पिलर जो हैं आपके क्लियर होने चाहिए। तो बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, the Cartesian product A cross B is set of all ordered pairs of elements from A and B। देखो डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी ये, और इसके साथ साथ बच्चे इसका ये जो सारे नोट्स हैं, एक ब्रिज कोर्स का जो भी नोट्स रहेगा ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर जाके इस नोट्स को जो है, इन नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये थ्रू आउट आपके क्लास 12th में काम आने वाले हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले A क्रॉस B की बात करते हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये हैं अपने ऑर्डर्ड पेयर्स। ये हैं अपने बच्चे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब देखो बच्चे, इसका मतलब क्या है, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पहला एलिमेंट है ना बच्चे, ये वाला, ये पहले सेट में से आ रहा है। ये दूसरा एलिमेंट है ना बच्चे, ये दूसरे सेट में से आ रहा है। इसका प्लीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मतलब मैंने क्या लिखा है। देखो ध्यान से इसको समझ के देखना। यहाँ पर बच्चे मैंने A सेट लिखा है 1 2 3, B सेट लिखा है 4 5। अगर मुझे A क्रॉस B लिखना है तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सर जी ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर दिखने में कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जैसे 1 को पेयर करो, आपको समझ में आएगा 4 के साथ। ये देखो 1 किसको बिलोंग कर रहा है, A को, 4 किसको बिलोंग कर रहा है, B को। नेक्स्ट 1,5, उसके बाद 2 4 2 5, उसके बाद 3 4 3 5। बस आप चेक कर लो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसमें पहला एलिमेंट जो है वो A सेट में से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट जो है वो B सेट में से आ रहा है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जैसे B क्रॉस A। तो B क्रॉस A कितना आएगा, अब कौन आ गया, अब B आ गया, A पीछे है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3। देखो बच्चे, अगर आप क्लास 11th में मेरे से पढ़ रहे हो तो मैं सब चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। ट्रस्ट मी, आप अभी आपको लगेगा कि ये क्या बच्चों जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है, बट यही चीज़ें जो अगर आपको क्लियर नहीं होती तब आपको रिलेशन जो है अच्छे से क्लियर नहीं होगा, रिलेशन अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो फंक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अगर आपने रिलेशन फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा तो 99% बच्चों को इस डेफिनेशन का मतलब ही नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट नॉन एम्प्टी सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर रिलेशन, इसको लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका क्या है, आर रिलेशन जो है वो ए से बी तक क्या है, डिफाइन है। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट के नीचे सर ये निशान क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सबसेट भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बहुत मेरे को खुद पता है 99 मेरे एक्सपीरियंस में 99% बच्चों को जब डेफिनेशन पढ़ते हैं समझ में नहीं आता। वो क्या करें, डेफिनेशन को इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े से आसान ही होते हैं रिलेशन के, बट क्या होता है कि जब वो 12th में आते हैं तब उनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, क्योंकि जब हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है,
तो ऑब्वियस सी बात है उस पर अगर आप कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश भी करोगे, थोड़े से क्वेश्चन बन जाएंगे, बट मोस्टली जो है क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे आपसे। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसके लिए मैंने एफर्ट्स करे हैं। अब ये मेरे कंप्लीटली मेरे एफर्ट्स हैं, किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले ये देखो जी, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4, कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी सिखाई थी 1 3 1 4 2 3 2 4, ये क्लियर है आपको? ठीक है, ये वैसे अगर आप क्लास देखो, मैं बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे जब जो बच्चे नए मेरे पास 12th में जब आते हैं तो रिलेशन फंक्शन के अंदर मैं बच्चों को ये भी सिखाता हूँ, इसलिए बेटर है कि अभी आप सीख लो पहले। अब देखो बच्चे, यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिखा है। देखो बच्चे, ये रिलेशन लिखने का तरीका है, ठीक है। यहाँ मैं बताता हूँ, यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया। देखो बच्चे, कोई भी रिलेशन है ना, वो ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा होता है ऑर्डर्ड पेयर। अब इसका मतलब है ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे? जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे आते हैं, पहला एलिमेंट ए में से, दूसरा बी में से, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएंगे? यहाँ पर रिलेशन ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर क्या लिखा होगा? रिलेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में रिलेशन, वो कुछ भी हो सकता है, प्लस में, माइनस में, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ भी। और ऑब्वियसली बात है, ए जो है वो ए पहले सेट में से आएगा, बी जो है वो दूसरे सेट में से आएगा। तो ये एक रिलेशन लिखने का तरीका है, ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन, और उसके बारे में कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब सेम यहाँ पर मैंने लिखा है। अब ये क्या लिखा हुआ है मैंने? रिलेशन। ये क्या ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या रिलेशन है? ए कहाँ से आ रहा है? ए में से। बी कहाँ से आ रहा है? बी में से। मैंने क्या लिखा है कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है। तो ए जो है बी से छोटा कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, क्या मैं 1 3 लिख सकता हूँ? यस सर, क्योंकि ए जो है ऑब्वियस सी बात है 3 से छोटा है, और वैसे भी ए जो है वो कहाँ से आ रहा है? ए सेट में से। बी जो है वो कहाँ से आ रहा है? बी सेट में से। क्या मैं 1 4 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 2 3 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या मैं 2 4 लिख सकता हूँ? यस सर। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जी 3 4 भी लिखो। क्या मैं आप मेरे को बताओ, क्या मैं 3 4 लिख सकता हूँ? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, क्या बच्चे मैं 3 4 लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? चाहे यहाँ पर 3 जो है 4 से छोटा है, बट यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि ए जो है पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? ए सेट में से, और ए सेट में अपने 3 है ही नहीं है, इसलिए ये वाला एलिमेंट हमें नहीं लिखना, और यही छोटी छोटी बातें हमें क्लियर रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ये रिलेशन 1 लिख लिया। रिलेशन 2 की बात करते हैं। रिलेशन 2 में कैसे एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने? b इज इक्वल टू a प्लस 2। तो a की वैल्यू फिल करो। a की वैल्यू अगर मैं 1 फिल करूं, यहाँ पर a की वैल्यू अगर मैं 1 फिल करूं तो b कितना आ रहा है? 3। यस, वेरी गुड। a की वैल्यू अगर मैं 2 फिल करूं, b कितना आ रहा है? 4। वेरी गुड। अब a इतना ही 1 2 ही फिल कर सकता हूं, तो मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पर आ जाओ जी, b इज इक्वल टू a प्लस 3। अब अगर मैं a को 1 फिल करूंगा तो b कितना आ रहा है? 4। अगर मैं a को 2 फिल करूंगा तो b कितना आ रहा है? 5। बहुत से बच्चे लिखेंगे सर जी 1 4 एंड 2 5। अब बच्चे यहाँ पर 2 5 जो है वो नहीं आ सकता। रीज़न आपको पता है? रीज़न आपको पता है? तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो 5 है बच्चे वो बी, मतलब जो 5 आया ना वो बी सेट में तो है ही नहीं है, इसलिए वो हम नहीं लिख सकते। तो इसमें 1 4 ही आएगा। लास्ट रिलेशन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर आप चेक करो, ए में 1 2 है, उसमें 3 4 है, तो कभी भी ए जो है वो बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये सेट जो है बच्चे, ये रिलेशन जो है ये 5 है। तो यहाँ पर मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली कुछ रिलेशन लिख के बताए हैं। अगर आप चेक करो कि रिलेशन 1 जो है, अगर आप चेक करो बच्चे, ये जो रिलेशन 1 है ये a क्रॉस b के ही इक्वल है। चेक करो, बिल्कुल सेम है। अगर आप इसको चेक करो, इसके सारे एलिमेंट्स किस में से आए हैं? a क्रॉस b में से। इसका मतलब रिलेशन 2 जो है वो सबसेट बन गया a क्रॉस b का। रिलेशन 3 जो है वो सबसेट बन गया a क्रॉस b का। चेक कर लो, 1 4 उसमें है, और 5 जो है वो हर एक का सबसेट होता है। तो यानी कि अगर मैं जितने भी रिलेशन लिखूंगा बच्चे, वो हमेशा क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे a क्रॉस b के। और यही मेन डेफिनेशन है, और यही मेन चीज़ हमें सीखनी है। अगर मैं इसमें फर्दर जाऊं बच्चे, इसमें फर्दर बताऊं, तो ये बच्चे एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ये यूनिवर्सल रिलेशन जो है क्लास 12th में आपको डेफिनेशन इसकी आएगी। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होता है? देखो, वैसे तो बड़े रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, बट उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि अगर वो रिलेशन a क्रॉस b के ही इक्वल बन जाए। और ये कौन सा रिलेशन है? ये है आपका एम्प्टी रिलेशन। तो बच्चे, अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है ना, ट्रस्ट मी, आपकी क्लास 12th में अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर जाने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे और क्या समझना है? डोमेन, रेंज एंड कोड मेन। तो देखो बच्चे, रिलेशन लिखा मैंने, जैसे ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो ये
देखो उसके लिखने के तरीके हैं, इसको पता क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड बोलते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हम इतना डीप क्यों जाएं, तो बच्चे मैं 25 के पेपर में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। 25 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने डोमेन भी पूछा, रेंज भी पूछा, और उन्होंने ये पूछा कि ये रिलेशन देखो, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उन्होंने ना बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म, उन्होंने ना एक फॉर्म लिख के बता दी कि ये हमारा रिलेशन इस तरह से डिफाइन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स कितनी वैल्यू, एक्स और y कहाँ से आ रहे हैं, a, मतलब रिलेशन जो है बच्चे वो बेसिकली a से a डिफाइन है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 वैल्यू फिल करी तो कितना आया 2 करा तो 3 आया। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें सारे ऑर्डर बेस लिख के बताओ, तो मैंने लिख के बता दिया, देखो आपके सामने है 1 2 2 3 3 4। तो ये आपकी एरो डायग्राम है, ये आपके वैसे ज़्यादा काम की नहीं है। काम की क्या चीज़ है ये वाली, आपको पता है कि रिलेशन लिखते ऐसे हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डोमेन रेंज की। देखो बेसिकली डोमेन क्या होता है, बेसिकली डोमेन होता है इनपुट, रेंज क्या होता है आउटपुट, कोड डोमेन क्या होता है सेट ऑन राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर इनपुट का मतलब क्या है, मैंने कौन कौन से एलिमेंट इसमें फिल करे हैं, मैंने 1 फिल करा है, 2 फिल करा है, 3 फिल करा है, 4 फिल करा है, 5 फिल करा है। तो ये बच्चे आपके क्या हैं, डोमेन है। तो ये सारे क्या हैं बच्चे आपकी डोमेन। और आउटपुट मतलब जो हमारे आंसर्स आए हैं, तो ये बच्चे हमारे सारे क्या हैं, आंसर्स हैं। 2 3 4 5 6 ये हमारे क्या हैं, आंसर्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और कोड डोमेन क्या है, जो पूरा सेट है, राइट हैंड साइड में कौन सा सेट पड़ा ए, तो ये सारी क्या है, कोड डोमेन है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए बच्चे, प्लीज़ इसको सीरियसली करना। ये मत सोचना कि ये मुझे क्लास 12 में नहीं पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, कहीं पर भी पूछ सकते हैं। इवन ये क्वेश्चन भी आया कि ये एक रिलेशन डिफाइन है, तो बताओ 5,7 इसको बिलोंग करता है कि नहीं करता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अब बच्चे नेक्स्ट है जी आपका फंक्शन। अब देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ए रिलेशन इज ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए रिलेशन f from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो बच्चे इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक फंक्शन जो है वो A से B डिफाइन है, लिखने का तरीका है, तो उसको फंक्शन, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलते हैं, जब A का हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। इमेज का मतलब आप समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 3, इसका मतलब ये है कि 3 इज इमेज ऑफ 1, ठीक है। यानी कि ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज जो है वो होनी चाहिए। अब मुझे पता कि डेफिनेशन ऊपर से निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर भी अगेन मैंने एफर्ट्स करे हैं। तो अब यहाँ पर देखो फिर से वही एग्जांपल जो रिलेशन में समझाई थी, ए 1 2 है, बी 3 4 है, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब ये मैंने एक रिलेशन लिखा है, अब यहाँ पर क्लियरली है ये रिलेशन में आपको समझा चुका हूँ 1 3 1 4, ठीक है। तो 1 की इमेज कितनी है 3, 1 की इमेज कितनी है 4, ठीक है। सेम वे से बच्चे 2 की इमेज कितनी है 3, 2 की इमेज कितनी है 4। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसा लिख लो, नॉट अ फंक्शन। फंक्शन ये क्यों नहीं है, क्योंकि क्लास 11th में आपको पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि बताओ ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 की जो है बच्चे वो 2 इमेजेस हैं, 3 भी आ रही है 4 भी आ रही है, और फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं। क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एज 1 एंड ओनली, उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो इट इज़ फंक्शन नहीं है। अब ये बताओ 1 3, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 3 2 4, तो क्लियरली इट इज़ अ फंक्शन, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इट इज़ अ फंक्शन। ये क्लियर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। क्योंकि हमें +2 में जो है 1 1 on 2 पढ़ना है। अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर नहीं है तो 1 1 on 2 कैसे पढ़ोगे। अब ये देखो जी 1 की, ये देखो बहुत से बच्चे इसको फंक्शन बोलते हैं क्योंकि 1 की एक ही इमेज है, बट इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फंक्शन बच्चे क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 2 जो है वो खाली पड़ा। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर 2 खाली पड़ा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। 5 ऑब्वियस सी बात है, नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर तो इमेज ही नहीं बन रही है। तो इस तरह से बच्चे, इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट जो हैं, ऑब्वियस सी बात है जो इसके आगे हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस या 1 1 on 2, वो क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट क्लास 11th का इतना बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, अगर आपको ये अच्छे समझ में आए ना, एक बार आप जाके इसके बाद, जस्ट इसके बाद जाके जैसी वीडियो खत्म होती है, आप क्लास 12th का रिलेशन फंक्शन मेरे NCERT 1 शॉट पढ़ो एक बार।
नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर डाउनलोड करो और पढ़ के देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको लगेगा कि यस यार बहुत आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आ जाओ जी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चे ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये बहुत बच्चों को मुश्किल लगती है। देखो यहाँ पर ना एक डिफरेंस है। देखो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि क्लास, देखो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली बात है हम 9th 10th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री का लेवल है वो इस तरह से है कि वहाँ पर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस्ड है कि मतलब प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और वो उनका रीज़न भी है कि वो चाहते हैं कि आपको फॉर्मूलाज जो हैं इम्प्लीमेंट अच्छे से करने आए, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद हो जाएं। और अगर हम इन क्वेश्चंस को एक बार यहाँ से निकाल दें, देखो ऑब्वियस सी बात है क्लास 11th में बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री 90% बच्चों को मुश्किल लगती है। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतने सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट हैं। बट यहाँ पर अगर आप इन क्वेश्चंस को बीच में से निकाल दो प्रूव दैट वाले और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर ध्यान दो और थोड़े से फॉर्मूलास हैं वो याद कर लो, वो ट्रिक बता दूँ कैसे याद करने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है आपको एक चैप्टर में नहीं हर एक चैप्टर में आने वाली है। अगर मैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे आपको पता है कि ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और ये भी पता है आपको कि हमारे यहाँ वो रेशियोज जो हैं वो साइन है, कॉस है, टैन है, साइन का उल्टा कोसेकेंट, सी कॉस का उल्टा सीकेंट, टैन का उल्टा कॉट। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, ये आपको भी पता होगा कि साइन मतलब एस सोना मतलब साइन, सॉरी सोना मतलब एस मतलब साइन, P/H, सी मतलब कॉस, B/H, T मतलब टैन, T मतलब P/B। तो उसका उल्टा आप यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका बच्चे टेबल है। टेबल को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वैसे टेबल में आपको पता है कि वैसे 90 तक होता है। ये जो टेबल है ये 90 से भी आगे है। इसको कैसे याद करना है या किस तरह से प्रूव करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो बेसिक ये देखो, ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है ना बच्चे, ये बेसिकली हम 10th तक पढ़ते आए हैं। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बच्चे ना ये टेबल इसको एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें, अगर आपको टेबल नहीं आता मैं बता देता हूँ। आपको पता है इसमें ट्रिक क्या होती है, 0/4, 1/4 अंडर रूट, उसके बाद 2/4 अंडर रूट, 3/4 अंडर रूट, 4/4 अंडर रूट। टेबल आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कितना आएगा 0, ये कितना बनेगा 1/2, ये कितना बनेगा 1/√2, ये कितना बनेगा √3/2, ये कितना बनेगा 1। अब इसी का उल्टा कर दो बच्चे, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो √3/2, यहाँ पर लिखो 1/√2, यहाँ पर लिखो 1/2, यहाँ पर लिखो 0। अब इसी को आपको पता टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस, इसको डिवाइड करो, साइन बाय कॉस कितना आएगा 0, यहाँ पर कितना आएगा 1/√3, यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा √3, अगर डिवाइड करोगे यहाँ पर कितना आएगा नॉट डिफाइंड। और सेम वे से बच्चे अगर आपको सीकेंड को साइन को उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी आ गया, 2 आ गया, सेम विद को सीकेंड और सेम विद कॉट। तो इस तरह से हमें टेबल जो है बच्चे वो याद होना चाहिए। बेसिक टेबल है बट हमें आना चाहिए। बहुत से बच्चों को मुझे पता है इसमें भी कंफ्यूजन है, बट ये टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ और पूरी चीज़ को, जो हमने ट्रिक्स भी बताई हैं कुछ, ये पूरी चीज़ें जो हैं हम 12th में यूज़ करने वाले हैं और हर जगह यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चे क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स बेसिकली क्या है कि आपको पता है जो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो सीखा है, जो पूरे 4 हिस्से हैं इसके, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, इस तरह चलते हैं हम, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड आ गया और फिर आ गया जी फोर्थ। इस तरह से ये क्वाड्रेंट्स हैं और ये रिपीट चलता रहता है साइकिल इसी तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको याद कैसे करना है। ASTC मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ मर्जी करके याद कर लो। AS आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब A मतलब ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव, T मतलब टैन और कॉट पॉजिटिव, C मतलब कॉस एंड सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। मतलब अगर इस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव हैं तो बाकी सभी बच्चे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब देखो बच्चे, अगर हमने क्वाड्रेंट्स याद कर लिए ना, उसके बाद ये आपकी ट्रिक है। और ट्रस्ट मी, ये ट्रिक से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, कितनी भी बड़ा एंगल हो, आप सभी वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हो। कैसे, देखो बच्चे यहाँ मैंने क्या लिखा है, 90 और 270। 90 और 270 में मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटरचेंज। साइन जो है वो कॉस में इंटरचेंज होगा, साइन जो कॉस जो है साइन में, कोसेकेंड सीकेंड में, सीकेंड कोसेकेंड में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, और 180 और 360 में क्या होगा, नो चेंज। इस तरह से इसको मैं समझा देता हूँ अगर यहाँ पर नहीं लिखा हो। जैसे ये देखो बच्चे,
ये देखो यहाँ पर ना जैसे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, साइन 180 की वैल्यू कितनी है, 0 है, साइन 270। अब साइन 270 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो साइन 270 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आ जाओ। साइन 270, अब सपोज मुझे साइन 270 की वैल्यू नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा 180 प्लस 90। ठीक है, 180 पे मैंने क्या लिखवाया था, नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। अब इसके बाद हमें देखना होता है कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस, आपको पता है ये क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है। 180 प्लस मतलब ये वाला क्वाड्रेंट में थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आंसर आ गया, -1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, सपोज हमें और कोई वैल्यू है, मैं देख लेता हूँ पहले, जो थोड़ी सी ऐसा करते हैं, सीकेंड पाई नहीं, चलो रहने दो ये भी। कॉट की वैल्यू निकाल के बताऊं, चलो कॉट 180 की वैल्यू आपको बता देता हूं। कॉट 180, ये लो कॉट 180। अब कॉट 180 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉट 90 प्लस 90 पे क्या होगा, इंटरचेंज किसमें, टैन में, टैन 90 प्लस थीटा, ये वाला क्वाड्रेंट है, और ये सेकंड है, सेकंड में टैन कॉट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कितना का टैन 90 कितना होता है बच्चे, नॉट डिफाइंड। तो इसका बच्चे आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। अब चेक कर लो, कॉट की वैल्यू जो है 180 पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। इस तरह से बच्चे हम कोई भी वैल्यू जो है दुनिया भर की कितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हों सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चों को कि बच्चों को यही समझ नहीं आता कि सर जी साइन 120 आ गया, इसको कैसे कैलकुलेट करूं। साइन 180 आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। 180 पे नो चेंज, साइन का साइन रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। मतलब इस तरह से हम सारी, अगर आपको ये टेबल याद है उसके बाद आप कोई भी वैल्यू जो है बच्चे वो निकाल सकते हो इस तरह। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है यहाँ पर, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे ये सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, जैसा कि बताया PDF आपको मिल ही जाएगी, तो इसकी चिंता मत करो। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर मैं आपको स्पेशली 12th की बात करूं बच्चे, मैंने क्लास 11th में भी फॉर्मूलाज को ऐसे रीड करवाया, बच्चों को ऐसे याद करवाया, कैटेगरी 1, 2, 3 एंड 4। कैटेगरी 1 में अगर आप देखो तो कैटेगरी 1 में मैंने ना cos A प्लस B वाले फॉर्मूला सारे रखे हुए हैं। ये देखो, ये एक ही फॉर्मूला है, ये एक है, ये 2 हैं, ये 3 है और ये 4 हैं। 4 फॉर्मूलाज हैं, 8 नहीं है ये। ठीक है, तो इसमें मैंने ये रखा हुआ है। मैं हमें बच्चों को ये बोलता हूँ कि cos A प्लस B, cos इकट्ठे, साइन इकट्ठे, इसमें प्लस है तो माइनस है तो प्लस। और सेम यहाँ पर साइन और कॉस क्या होता है, मिक्स में होता है, साइन है cos B प्लस कॉस है साइन B। इसी तरह से माइनस है तो माइनस आ गया। मैं आपको ये कहूँगा कि बेसिकली ये वाला फॉर्मूला 1, 2 और 3, ये तीनों पक्के याद कर लो। ये ऑब्वियसली बात है, वैसे बहुत कम यूज़ होता है, अगर होगा तो इसको हम डिराइव टैन से कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्मूला याद मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो ये प्लीज़ एटलीस्ट ये 3 कर लो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी ये वाली है, क्लास 12th के हिसाब से कैटेगरी 4। इसको मैं बोलता हूँ हाफ एंगल फॉर्मूलाज। cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सारे हाफ एंगल फॉर्मूलाज हैं। ध्यान से देखो, 2x है, एंगल का क्या होगा, हाफ होगा यहाँ पर। साइन 2x के दो फॉर्मूला, 2 sin x cos x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का याद करने की नीड नहीं है, अगर आपको cos 2x और sin 2x का याद है, इनको डिवाइड कर लो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है पर इतने नहीं है। साइन 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, cos 3x 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। एक को याद कर लो, इसको 3 sin माइनस 4 sin क्यूब, cos का उल्टा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। और tan 3x का माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं। कैटेगरी 3rd में आपको बोलूँगा मत करो, ये नीड नहीं है हमें करने की। ये आप थोड़ी बहुत कर सकते हो, इसको C and D फॉर्मूलाज बोलते हैं, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D। इसको मैंने आगे ट्रिक आपको बताया था कि cos के फॉर्मूलाज में cos इकट्ठे होते हैं। जैसे यहाँ पर cos का फॉर्मूला है cos C प्लस D, C प्लस D, C प्लस D, C माइनस D, C माइनस D, C माइनस D, 2 2 2 2। cos का फॉर्मूला प्लस हुआ तो cos आगे, cos पीछे, माइनस में साइन आगे, साइन पीछे।
साइन सी प्लस साइन डी, इन फॉर्मूलाज में क्या होता है, साइन और कॉस मिक्स में होते हैं, साइन आगे कॉस पीछे या कॉस आगे साइन पीछे, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है, ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, बट ये मेनली कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4 जो है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। और अगर आपको इतनी अच्छे से याद है बच्चे, और ट्रस्ट में बच्चे इसके अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं होने वाली, कोई भी क्वेश्चन जो है जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री का करा है प्रूव दैट वाला, वो क्वेश्चन यूज़ नहीं होने वाला। बस आपको बेसिक आपको आना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स आपको आने चाहिए, कोई भी एंगल की वैल्यू निकालनी आपको आनी चाहिए बस, और प्लस फॉर्मूलाज। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चे आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़। देखो बच्चे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो है ये भी कोई डायरेक्टली कोई चैप्टर नहीं है, बट अगर इसका डायरेक्टली कनेक्शन है वो है क्लास 12th का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, उसमें डायरेक्टली इसका कनेक्शन है। अब उसमें क्या है कि बच्चे मैं सही बताऊं तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो चैप्टर है क्लास 11th में, उसमें कि जो लीनियर इनइक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होता है, उसके साथ साथ हमें कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, बट वो अब जो है सीबीएस ने उसको रिमूव कर दिया है। बट उसकी वजह से हमें एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए उन सभी चीज़ों को जो डिलीट भी हो चुकी हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर आपने एलपीपी मेरे से पढ़ी है तो मैंने आपको हमें ये 4 रूल दिए थे। एलपीपी को सॉल्व करने के 4 रूल हैं। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, व्हेनेवर वी टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज। तो 4 रूल हैं, चारों को बाय बाय डिस्कस करते हैं। पहला रूल देखो, 10 इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं दोनों तरफ 2 को ऐड करूं तो ध्यान से देखना, आपको बताना क्या इनइक्वालिटी को फर्क पड़ा। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेम वे से अगर मैंने इनइक्वालिटी को इस तरह से देखो, 10 इज ग्रेटर देन 4, मैं ऐसा करता हूँ दोनों तरफ 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, करो, ये कितना बना 8, ये कितना बना 2, ऑब्वियस सी बात है ये भी ट्रू है। ठीक है, सेम अगर मैं आगे चलूँ फिर अगेन 10 इज ग्रेटर देन 4, ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या इसको फ़र्क पड़ा, 20 ग्रेटर देन 8, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और सेम वे से अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो क्या मेरे को बताओ इसको फ़र्क पड़ा, यहाँ पर आया 5, यहाँ पर आया 2, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से बच्चे करूँ, अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से करूँ मल्टीप्लाई, -2 इंटू 10 -2 इंटू 4, आपको पता है कितना बना -20, कितना बना -8, और आप सभी को पता है कि -8 जो है बच्चे वो बड़ा है, यानी कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है बच्चे वो चेंज होता है। और सेम विद अगर -2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा -5, यहाँ पर कितना है -2, ऑब्वियसली बात है -2 बड़ा है। अब इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत बच्चों वाली बातें हैं, मैं आपको गलती बताऊँगा कहाँ पर होती है। अब सेम इससे भी है, अगर हम बच्चे थोड़ा सा इसको इधर कर लें, अगर मैं इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करूं और अच्छे तरीके से, जैसे लास्ट रूल की बात करते हैं रेसिप्रोकल में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं रेसिप्रोकल कर लूं, आपको पता है ये कितना है 0.5, ठीक है, और ये कितना है 0.25, तो ऑब्वियसली बात है 0.5 बड़ा है, तो रेसिप्रोकल करने से भी साइन चेंज होता है। दिक्कत कहाँ पर आती है, इतने रूल सर बता दिए, दिक्कत कहाँ आती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे इसका आंसर कितना आएगा, आप सभी बोलोगे सर जी x और x कट गया तो x का आंसर कितना आया 4, यही बोलोगे और ये सही भी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस तरह से, आप बोलोगे सर x माइनस से माइनस, या सॉरी यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया और x 4 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो x इज लेस देन 4 आ गया। ये बच्चे गलत है, ये बच्चे गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मैं हमेशा बच्चों को ये समझाता हूँ कि माइनस वगैरह कभी भी कट नहीं होता। अगर हम यहाँ पर माइनस को कट करते हैं, वो हमारी वैसी एक लैंग्वेज है, हम बोल देते हैं कि माइनस जो माइनस से कट गया, तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ, इसकी डिटेलिंग में जाना चाहूँ, माइनस से माइनस कट नहीं होता। हम ये बोलते हैं कि हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, तो ये आएगा x, ये आएगा 4। अब आप कहोगे सर आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, वो ज़्यादा आसान है, बट यहाँ पर एक बार सुन के देखो, -x लेस देन -4। अब यहाँ पर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज। अब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 4 आएगा, मतलब अगर हम डायरेक्टली इसी चीज़ पे रहेंगे कि माइनस से माइनस कट कर दिया तो फिर हमारा आंसर जो है बच्चे वो गलत हो सकता है। तो ऐसी सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटी में से ये सभी गलतियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे,
अब इसमें शेडिंग की बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को शेड कैसे करते हैं या इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने इनइक्वालिटी लिखी है कि 3x + 6y > 12। अब बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा इसको ऐसे लिखो 3x + 6y = 12। तो मैंने x को 0 फिल करा तो y 2 आ रहा है, y को 0 करा तो x 4 आ रहा है। और मैंने 2 पॉइंट्स बना लिए 0,2 4,0। और ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने शेडिंग करी हुई है। शेडिंग यहाँ पर क्यों करी है? देखो बच्चे, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे बच्चे यहाँ पर देखो, सपोज ये देखो x + y = 4। अगर मैं इसमें x को 0 फिल करूं y 4 आएगा, x को 4 करूं तो y कितना आएगा? 0 आएगा। और अगर इस लाइन को मैं मतलब कि ग्राफ के ऊपर बनाऊं तो ये लाइन मोस्ट प्रॉबेबली ऐसे बनेगी, ये है जी 4,0 और ये है जी 0,4, ठीक है। ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये बच्चे एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके बात करूं तो यहाँ पर पॉइंट होगा जी ये वाला पॉइंट होगा 1,3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर होगा 2,2, यहाँ पर होगा 3,1, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर है वो सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब जो भी पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि बच्चे क्या 2,5 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे सर x को 2 फिल करेंगे, y को 5 फिल करेंगे तो 7 = 4 आएगा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पर कितना आएगा? 2 + 5 = 4, 7 = 4, ये बराबर नहीं है। मतलब ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, 2,5 इसके ऊपर लाई नहीं करता, और ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या लिखा हुआ है? 3x + 6y > 12। यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे? 3x + 6y = 12 लिखेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे। अब बात है जी शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पर ना एक सॉलिड लाइन बनी है। सॉलिड लाइन का मतलब ये है बच्चे कि ये लाइन जो है कंप्लीट है, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। अगर आप देख पा रहे हो ये ऐसे डॉटेड लाइन है। यहाँ पर क्या बनी हुई है? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन कब बनेगी? याद रखना, जब भी यहाँ पर साइन होगा <= या <= जब भी नीचे = का साइन लिखा हुआ है, जैसे आपको पता है कि ये साइन किसका है? <= या <= जब भी ये साइन होगा तो मतलब वहाँ पर सॉलिड लाइन बनेगी। अब देखो बच्चे, इसमें हम शेडिंग कैसे करते हैं और शेडिंग करने का रीज़न क्या होता है, क्यों करते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर मैंने पहले बस सुन लो, 0 0 फिल करिए, x को 0 फिल करा, y को 0 फिल करा, 0 = <= 12। ये फॉल्स है बच्चे, ऑब्वियस बात, 0 12 से बड़ा नहीं। फॉल्स मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। फॉल्स का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे मतलब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैंने इस तरह से शेड कर दिया। शेडिंग का मतलब क्या है? शेडिंग का बच्चे मतलब यहाँ पर ये है, जैसे अगर मैं फिर से उसी लाइन पर चलूँ, इस लाइन की बात करते हैं, ठीक है। सपोज अब यहाँ पर एक इक्वेशन में लिखता हूँ x + y > 4। एक बार सोच के देखना इसका मतलब क्या है। x + y, ऑब्वियस सी बात है, इसको जब ड्रॉ करेंगे लाइन जो है वो ऐसी ही बनेगी, लाइन ऐसी ही बनेगी, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को एक बार रिमूव कर देते हैं, ये लाइन जो है ऐसी बनेगी। अब यहाँ पर ऐसा करो, कोई पॉइंट लो 2,6, कोई पॉइंट लो 2,6। 2,6 जो है वो पॉइंट जो वो यहाँ पर कहीं पर होगा 2,6। इसमें फिल करना, यहाँ कितना आएगा? 8 और ये बिल्कुल ट्रू है। मतलब यार कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सोच के भी देखो, x + y ग्रेट, यहाँ पर क्या था? x + y = 4। जितने भी x और y हैं, जिनका जोड़ जो है, जिनका सम जो है 4 के बराबर बनेगा, इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर क्या है? x + y > 4, जिनका भी जोड़ है, जो सम है वो 4 से बड़ा बने, तो वो सभी पॉइंट्स, वो सभी क्या है बच्चे? ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। आप सोच के देखो, आप सोच के देख लो बच्चे, आप इसे सोच के देख लो, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 1,1, इसमें यहाँ पर 1,1 पॉइंट है। ऐसा करो, इसमें फिल करो, सॉरी, ऑब्वियस सी बात है ये गलत है। मतलब ये पॉइंट इसके इस लाइन के ऊपर, इस इनइक्वालिटी के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये होता है शेडिंग का काम। तो सर आपने 0 0 क्यों फिल करा? बच्चे मैंने 0 0 इसलिए फिल करा क्योंकि 0 0 फिल करना बहुत ईजी है। अब बार बार थोड़ी ना मैं चेक करूंगा कि 2,6 पॉइंट होगा या 5,3 होगा। जस्ट एक बार क्या करो, आप 0 0 ये वाला पॉइंट फिल कर लो। अगर 0 0 फिल करने से, जैसे अगर मैं इसमें 0 0 फिल करूंगा तो क्या आ गया? 0 > 4। ये फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ओरिजिन वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन जो है, हम जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसको सेटिस्फाई करेंगे।
इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होगी कि शेडिंग का मतलब क्या होता है। कि शेडिंग का मतलब ये है कि जितने भी इसके ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेम देखो, ये मैंने सेम एग्जांपल ली है, 3x + 6y < 12 लिखा है, तो इसको बना के देखा मैंने। यहाँ पर 0,2 आ रहा है, 4,0 आ रहा है। इस लाइन को सबसे पहले बच्चे यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक डॉटेड लाइन है। ये क्या है? एक डॉटेड लाइन। इसका फर्क भी समझाऊंगा। तो अब इसमें शेडिंग करनी है। शेडिंग कैसे करेंगे? मैंने 0 0 फिल करा, 0 < 12, तो ट्रू आ रहा है, मतलब ओरिजिन जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसके नीचे के सारे पॉइंट्स जो हैं इसको सेटिस्फाई बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। अब डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन क्यों बनी है? यहाँ पर फिर से देखो, फिर से यहाँ पर वापस आते हैं। यहाँ पर जो बच्चे इसके ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद होगा, ये वाला पॉइंट जो बात कर रहे हैं 2,2 है। 2,2 इसमें फिल करना, 2 + 2 > 4, 4 > 4, मतलब यहाँ पर 4 जो है उसके इक्वल तो हो सकता है ना। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ऑब्वियस सी बात है। 4,4 2,2 पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करेगा, मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। और अगर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, अगर मैं इसी में डॉटेड लाइन बनाऊँ इस तरह से या इस तरह से, तो ऑब्वियसली बात है 2,2 या क्या आएगा? 2 + 2 < 4, 4 < 4। ये पॉसिबल नहीं है कि 4 जो 4 से कम है। इसलिए डॉटेड लाइन का मतलब ये है, अगर यहाँ पर आपको दिखे, सॉलिड लाइन का मतलब ये है कि वो जो है उसके ऊपर सभी पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं बच्चे, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई जो है वो नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ट्रस्ट में बच्चे, इसको पढ़ने के बाद एक बार एलबी पढ़ने जाना आपको बहुत आसान लगने वाला है। अब बच्चे स्पेशल केस है जो मतलब कि बहुत सी बुक्स में नहीं है, मैं आपको स्पेशल केस डिस्कस कर रहा हूँ कि x - y > 0। जैसे यहाँ पर ना कॉन्स्टेंट है 12 है, यहाँ पर भी 12 लिखा हुआ है, कुछ भी कांस्टेंट होगा। कई बार यहाँ पर क्या होता है 0 ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर इसमें मैं ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहाँ पर ना बच्चे ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट जो है फेल हो जाता है। जैसे अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है? टुवर्ड्स ओरिजिन। फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम, शेडिंग की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पर बच्चे वो कंसेप्ट जो है फेल हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो लाइन है बच्चे x - y, 0 फिल करा तो y 0 आ गया, 1 फिल करा y, मतलब ये लाइन जो है हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, क्योंकि यहाँ पर = का साइन है, सॉलिड लाइन बनेगी। अब बच्चे इसकी शेडिंग मैंने नीचे कैसे कर रखी है? ओके, नीचे कैसे कर रखी है? अब देखो, अगर आप इसमें 0 0 फिल भी करोगे तो कितना आएगा? 0 - 0 > 0, तो ये तो हमेशा ट्रू ही आएगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये लाइन जो है बच्चे खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो भी बड़ा है, जैसे इसको अगर मैं लिखूँगा तो इसको ऐसे लिखूँगा, यहाँ पर बड़ा कौन है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो हम x की तरफ जो है बच्चे वो शेड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर शेडिंग काम करती है। इसके अलावा शेडिंग में हमें कुछ नहीं सीखना। और ये टॉपिक जो है बच्चे क्लास 11th में CBSE ने रिमूव कर दिया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था। और अब अगर आप इसको सीख गए हो यहाँ पर मेरे से, अब जब आप 12th में LBP चैप्टर करोगे, आपकी LBP की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर चली जाएगी। एक ही चैप्टर है, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला, आना भी कौन सा है? शेडिंग वाला आना है। तो शेडिंग आपने यहाँ पर सीख लिया और ट्रस्ट मी, मतलब आपको बहुत मज़ा आने वाला, आपके वो उस चैप्टर में से फुल मार्क्स जो हैं वो आने वाले हैं। अब नेक्स्ट बाकी जो चैप्टर बच्चे हमें सीखना है वो है कॉनिक सेक्शन। अब ये कॉनिक सेक्शन हमें कहाँ पर काम आने वाला है? कॉनिक सेक्शन हमें काम आने वाला है, क्लास 12th का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमें कुछ कर्व्स मिलेंगे, जैसे सर्कल मिलेगा, पैराबोला मिलेगा और एक एलिप्स। तो तीनों फिगर्स का हमें एरिया जो है वो कैलकुलेट करना हमें सीखना है। इसके लिए हमें फिगर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले है सर्कल। देखो सर्कल को हम सभी जानते हैं, उसमें रेडियस होता है, सेंटर होता है, डायामीटर होता है, कॉर्ड होती है, सब कुछ हमें पता है। बट हम यहाँ पर किससे डील कर रहे हैं? हम इक्वेशन ऑफ सर्कल से डील कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप देखो तो जर्नल इक्वेशन है सर्कल की, x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h और k क्या है? सेंटर है, r क्या है? रेडियस है। अब बहुत से बच्चे ना इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सर्कल की इक्वेशन का क्या मतलब हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पर अगर आप समझने जाओगे इसको, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ x + y = 4, अभी हमने करा था, तो अगर मैं x को 0 फिल करूँ तो y कितना आ रहा है? 4, y को 0 करो, ऐसे कुछ आएगा। तो अगर मैं इस तरह से और पॉइंट्स भी निकाल लूँ, 1,3, जो भी इसका आंसर ही आएगा 2,2। अगर इन सभी पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूँगा ना, ये पॉइंट होगा आपका 0,4, ये पॉइंट होगा आपका 1,3, ये पॉइंट होगा आपका 2,2 और सेम वे से ये पॉइंट होगा आपका 4,0।
और अगर इन पॉइंट्स को सभी को मैं लोकेट करके मैं ड्रॉ करूंगा ना, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th में, ठीक है। तो यानी कि जब भी x की पावर, सिंपल भाषा में अगर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो बनेगी। तो सेम यहाँ पर है, सेम यहाँ पर है कि अगर मैं सेम यहाँ पर है कि अगर बच्चे यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको x माइनस, अगर इसको मैं सिंपल और सिंपल क्लियर करने की कोशिश करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बच्चे ये एक मतलब सर्कल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। अगर इसमें मैं एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश, एक्स के लिए मैं 0 फिल कर दूँ, वाई कुछ वैल्यू आएगी, और सेम वे से अगर मैंने एक्स को कुछ भी फिल करा, ठीक है, तो वाई कुछ वैल्यूज़ आएगी। इस तरह से अगर मैं वैल्यूज़ निकालता जाऊंगा ना, तो मेरे पास बच्चे इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे। पॉइंट्स की लोकेशन कुछ ऐसी होगी, और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना, तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा। तो ये बेसिकली होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल में एच और के क्या है बच्चे, सेंटर है इसका, आर क्या है, रेडियस है। अब कई बार क्या होता है, आपको सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है। अगर मैं इसको खोलूंगा, कितना बनेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसको मैं मोल्ड करके लिखूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में सर्कल का सेंटर कितना होगा, माइनस हाफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2g, माइनस हाफ कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और सेंटर कितना होगा माइनस जी और माइनस एफ ई, ऑब्वियसली बात आएगा माइनस जी और माइनस, और रेडियस कितनी होगी बच्चे, इसका स्क्वायर माइनस सी। तो इस तरह से हम ये दोनों आपकी सर्कल की इक्वेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसके बहुत डीप में जाना है, बस आपको ये पता हो कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। जैसे अगर मोस्टली कैसी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, आप मेरे को बताओ इसमें सर्कल का सेंटर कितना है। आप बोलोगे सर कंपेयर करके सेंटर है जी 1,0 और रेडियस कितनी है 2। सेम वे से अगर मैं ये लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यहाँ पर सेंटर कितना है, वो है 0 की, एच और की तो है ही नहीं है, रेडियस कितनी है 6। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें काम की हैं, और कुछ ज़्यादा हमें सीखना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे नेक्स्ट फिगर जो है वो है आपकी पैराबोला। अब देखो बच्चे, पैराबोला जो है ना वो 4 तरह के होते हैं, राइट वर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें बच्चे क्या होता है कि ना पैराबोला ना 4 तरह की इक्वेशन है। सबसे पहले हमें पहचानना है, इस देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर x और y सिंगल पावर में है, यहाँ पर कुछ भी कहो तो ये एक लाइन है। अगर दोनों स्क्वायर पावर में, इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके और भी एक्सप्लेन करूँगा, तो ये एक सर्कल हो सकता है। और अगर एक सिंगल पावर में है और एक स्क्वायर पावर में है, तो वो एक पैराबोला है। सिंगल पावर डबल पावर, सिंगल पावर डबल पावर, सिंगल पावर डबल पावर, तो ये एक पैराबोला हो सकता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि सर कौन सा पैराबोला कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद कैसे करना है। देखो बच्चे, जब भी आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 8x है। आप मेरे को बताओ, अब ये हमें पता लग गया कि ये पैराबोला है, क्योंकि एक सिंगल पावर में एक डबल पावर में, हमें पैराबोला है। अब यहाँ पर y जो है वो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के कितने आंसर होते हैं सर जी, 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो y जो बच्चों, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊं, y जो है बच्चे, y जो है यहाँ पर होता है, यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है। तो ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे का मतलब ये बच्चे पैराबोला जो है वो राइट वर्ड है। सेम इसको चेक करके देखो, अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ आपको, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y। अब आपको पता है कि ये पैराबोला तो है वो एक सिंगल पावर में, डबल पावर में। अब क्योंकि x के 2 आंसर हैं, x यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये पैराबोला जो है ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। देखो अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम है, राइट और लेफ्ट सेम है, या अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे माइनस है, तो इसलिए पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड बनेगा। इस तरह से हमें सभी पैराबोलास को जो है बच्चे वो याद रखना है। पहचान मैंने आपको बता दी है। अब लास्ट फिगर है बच्चे आपकी एलिप्स की। अब एलिप्स जो है मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी बुक्स में अलग अलग तरह से, एनसीईआरटी भी क्लास 11th में पढ़ोगे ना, तो वो उनकी जो इक्वेशंस है वो थोड़ी सी अलग तरह से है, मेरी थोड़ी सी अलग तरह से है। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये मैंने मेंशन करा कि ए जो है वो बी से बड़ा है। इसको मैं समझा देता हूँ। एलिप्स 2 तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है, एक वर्टिकल होता है। तो मैंने इसको ऐसे सिंपली भाषा में इसको क्या करवाया हुआ है कि जिसके नीचे बड़ा, ए बड़ा है ना, ए किसके नीचे है, एक्स के नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा।
एक इसके नीचे y के नीचे, तो ये वर्टिकल बनेगा। बच्चे देखो, देखा जाए तो ये बच्चे, अब यहाँ पर हम ध्यान से देखो, यहाँ पर भी ना x और y दोनों क्या है, स्क्वायर में है। तो कंफ्यूजन हो सकती है कि ये सर ये सर्कल होगा कि एलिप्स होगा। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, अब जरूरी नहीं है कि आपको इक्वेशन जो है वो इसी फॉर्म में मिलेगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब ये सर्कल भी हमें लग रहा है, अब ये एलिप्स भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है ना, मतलब वो एलिप्स है। ठीक है, अब एक इक्वेशन और लिखता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट जो है वो सेम है, मतलब ये एक सर्कल है। अब सर्कल और एलिप्स में फ़र्क समझ गए हो। जब भी सिंगल पावर में दोनों तो लाइन है, अगर एक सिंगल पावर में एक डबल पावर में वो पैराबोला हो सकता है। पैराबोला 4 तरह के हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड। और अगर वो दोनों स्क्वायर में हैं, वो सर्कल भी हो सकता है, वो एलिप्स भी हो सकता है। अगर दोनों के कॉफिशिएंट बराबर हैं तो वो सर्कल है, अगर दोनों के कॉफिशिएंट डिफरेंट हैं वो एक एलिप्स है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखोगे, 9x स्क्वायर बाई 36, 4y स्क्वायर बाई 36। ये कट गया, 4 आया, यहाँ पर 9 आया। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बड़ा नंबर किसके नीचे है, बड़ा नंबर सर वाई के नीचे है। तो ये एक वर्टिकल एलिप्स बनेगा, ये एक वर्टिकल एलिप्स बनेगा। पॉइंट्स भी बता देता हूँ, ये पॉइंट अगर मैं बताना, ये वर्टिकल एलिप्स है तो वाई के नीचे क्या है, 3 है ना। तो यहाँ पर कितना पॉइंट होगा, ये होगा पॉइंट 0,3, ये पॉइंट कितना होगा, 0,-3। यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ पर कितना होगा 2,0, यहाँ पर कितना होगा -2,0। इस तरह से हमें एलिप्स, सर्कल और पैराबोला के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चे वो होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर है या अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो समझ लो क्लास 12th में आपका कैलकुलस का पूरा बेस जो है वो बिल्कुल वीक रह जाएगा। और अगर पूरा बेस वीक रह गया मतलब आपके 50% मार्क्स कट हो जाएंगे। 35 मार्क्स का कैलकुलस है। अगर आप उस कैलकुलस को अच्छे से करना चाहते हो, उस कैलकुलस का बेस है जी डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव को अच्छे से करना चाहते हो उसका बेस है जी लिमिट के अंदर छुपा हुआ। तो इन सभी चीज़ों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता आपने लिमिट कहाँ से पढ़ी है, बट जिस तरह से लिमिट मैं आपको कराऊंगा आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। और देखो पता क्या होता है, ये टॉपिक ना बड़े ही वो थ्रेटिकल है कि लिमिट जी एक्स अप्रोचेस टू, ऑब्वियसली पढ़ के 11th में लिमिट एक्स अप्रोचेस ऐसे कोई लिखा होता है, उसका मतलब क्या है। अब लिखा ऐसे होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3x+2। अब डायरेक्टली इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं हम 3+2, उसका आंसर आता है 5। तो हमें समझ में नहीं आता इसका काम क्या है, फिर अप्रोचेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पर व्हाट इज लिमिट, व्हाई वी नीड इट, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस का अगर आंसर आपको मिल गया मतलब आपको लिमिट अच्छे से क्लियर है। सबसे पहले लिमिट क्या है, मैथमेटिकली लिमिट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू, इट इज रिटन एज x अप्रोचेस टू 2। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लिमिटिंग वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है। लिमिटिंग वैल्यू जैसे हम बोलते हैं ना कि यार अपनी लिमिट में रह के बात करो, मतलब हमें अगर अपनी लिमिट पता है, अगर हमें पता है कि हमारी वैल्यू मतलब फंक्शन में क्या है, जैसे किसी फंक्शन को किसी चीज़ की वैल्यू जो है लिमिटिंग वैल्यू, उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो सकती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं लिमिट। मुझे पता ये क्लियर नहीं होगा आपको, अभी आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चे व्हाई वी नीड इट, हमें नीड क्यों है। जैसे ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखा है कि f1 की वैल्यू कितनी होगी सर जी 1 + 3 4, 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 + 3 5। तो मैंने क्या लिखा है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 के आसपास। अगर देखो बच्चे ऑब्वियस बात है, मैंने 1 पर कैलकुलेट कर ली वैल्यू, 2 पर कैलकुलेट कर ली, मुझे अगर 2 के आसपास वैल्यू अगर चाहिए तो वहां पर मैं लिमिट का कंसेप्ट यूज करता हूं। तो देखो अभी तक मैंने क्या समझाया आपको, लिमिट का मतलब क्या होता है कि उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की उसकी वैल्यू कहाँ तक वैल्यू उसकी जा सकती है। अब उसके आसपास क्यों कैलकुलेट करनी है, अभी भी आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं। अभी देखो बच्चे एक एग्जांपल लूँगा मैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आप बच्चों से बोलूँ कि बच्चे इसकी वैल्यू करके बताओ, आप बोलोगे सर x = 2 अगर हम यहाँ पर फिल करेंगे सर ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड बनेगा। अब चेकआउट कर लो, फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड बन गया, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर मैं यहाँ पर इस तरह से कर सकता हूँ, मैं इसको x² - 4 को लिख सकता हूँ x - 2x + 2 और नीचे x - 2।
ये आपस में कट जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा, x+2 आएगा। ठीक है, तो सर मैं इसमें 2 फिल कर दूंगा, इसका आंसर आएगा 4। बट बच्चे यहाँ पर आप गलत हो। गलत क्यों हो? क्योंकि ध्यान से सोच के देखो, अगर x = 2 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये तो 0 होगी, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्या आप 0 को 0 से कट कर सकते हो? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। यानी कि मैंने गलती आपको बता दी कि यहाँ पर गलती ये है कि हम डायरेक्टली, क्योंकि नॉट डिफाइंड मैंने क्यों लिखा है, ये नॉट डिफाइंड मैंने क्योंकि बहुत बच्चे सोचते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने बच्चों को बताया, क्योंकि ये एग्जाम्पल ये पहले मैंने क्लियर नहीं, ये मैंने पहले किसी को बताया नहीं था। मैंने बोला कि सर बच्चे ये नॉट डिफाइंड है। उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर x-2 x+2 और यहाँ पर नीचे कितना है, x-2 है। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा तो मैं 2 फिल कर लूंगा, वो जस्टिफाइड है। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि x = 2 है अगर, तो ये फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफाइंड है, और अगर x = 2 पर मैं इनको कट नहीं कर सकता, इसलिए नॉट डिफाइंड मैंने लिखा है। अब देखो बच्चे, इस तरह के फंक्शन की वैल्यू, अब आपको हर एक चीज़ रिलेट कर पाओगे। अब इस फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, नॉट डिफाइंड है, बट मुझे इसकी वैल्यू जो है, अब यहां पर आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी मुझे, पर फिर भी बच्चे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए। देखो यहां पर मैंने पहले क्या समझाया आपको, लिमिटिंग वैल्यू। मुझे देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, और इसमें मैंने क्या समझाया कि मुझे इसके 2 के आसपास चेक करनी है। अब एग्जैक्टली 2 पर मैं इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, एग्जैक्टली 2 पर मैं इस फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाल सकता, बट क्या अगर मैं चेक कर लूं कि इसके आसपास इसकी वैल्यू कितनी है, इसके आसपास इसकी वैल्यू कितनी है, तो वो मतलब कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इस लिमिट का हमें यूज़ क्या है। इस लिमिट की हेल्प से हम उसके आसपास एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है या कितनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिमिट का कंसेप्ट जो है बच्चे वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है x = 2 लिखा, मैंने क्या लिखा है, x लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मतलब अगर हम 2 को अप्रोच करें बच्चे, तो हम जो है इसकी 2 के अगर आसपास, इसका मतलब क्या कि मैं 2 के आसपास इसकी वैल्यू चेक करना चाहता हूँ। क्यों चेक करनी, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, पहले मैं यहाँ से चेक करने गया लेफ्ट साइड से। अब 2 अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँगा तो मैं 2 की वैल्यू ना ये ले लेता हूँ 1.9999। इसको बच्चे आप सॉल्व करना तो इसकी वैल्यू आएगी 3.999। उसके सॉल्व करने के चक्कर में नहीं जाएंगे। अब ऐसा करते हैं 2 को सर जी इस राइट साइड से अप्रोच कर लेते हैं। तो 2 को मैंने राइट साइड से अप्रोच करा तो मैंने 2 के बहुत पास नंबर लेने की कोशिश की। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 2.00000001। अब उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, 4.00000001। अगर आप देखोगे ये अप्रॉक्सीमेट बच्चे वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है बच्चे 4। और जब भी अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं और वो दोनों नंबर्स जो हैं वो सेम नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो ये है बच्चे अपनी लिमिट की वैल्यू, ये है इस फंक्शन की वैल्यू। मतलब जैसे जैसे हम बच्चे 2 के पास जाएंगे हमारे फंक्शन की वैल्यू 4 के पास जाएगी। तो यही है लिमिट का कंसेप्ट। क्यों यूज करा, क्योंकि 2 पर नॉट डिफाइंड है। इस तरह के फंक्शंस की वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब ये मैंने आपको समझा दिया मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है। अगर हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। और 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 से कम। 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा। और अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी है बच्चे, 4। आई होप लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ में आया। ठीक है, अब बच्चे ऑब्वियसली बात है दिमाग में आता है कि सर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मैंने फंक्शंस को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। जैसे एक सिंगल वैल्यूड, ये मेरी लैंग्वेज अपनी, एक डबल वैल्यूड, दोनों समझाऊंगा। सिंगल वैल्यूड का मतलब बच्चे ये है, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x+3 की वैल्यू मुझे सॉल्व करनी है। तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड है, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा। मैथमेटिक्स में 2 ही चीज़ें नॉट डिफाइंड होती हैं, समथिंग अपॉन 0 और रूट के अंदर नेगेटिव। तो ये सभी जगह पर डिफाइंड है। तो मैंने डायरेक्टली क्या करा, डायरेक्टली पुट वैल्यू ऑफ x, डायरेक्टली वैल्यू फिल कर दी। तो इसका बच्चे आंसर कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरह सॉल्व करना है। अब अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है, अगर किसी तरह से सपोज यहाँ पर कुछ फंक्शन ऐसा है, सपोज कुछ फंक्शन ऐसा है
ठीक है, x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड बन रहा है, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको, सिंप्लीफाई क्वेश्चन स्क्वायर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ कोई फॉर्मूला कौन से हैं? फॉर्मूला बच्चे ये आपके क्लास 11th के फॉर्मूलाज हैं, इनमें हमें ज़्यादा जोर नहीं देना, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं जो हम लिमिट में यूज़ करते हैं, ये हम ऑब्वियसली बात है जब हम कंटिन्यूटी सीखेंगे तो वहाँ पर हम इसको सीख लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि हमें लिमिट का कंसेप्ट सीखना है कि लिमिट का मतलब क्या होता है, ठीक है। डबल वैल्यूड, ऑलवेज यूज द कंसेप्ट ऑफ एच। अब मैं आपको बताता हूँ डबल वैल्यूड फंक्शन किसको बोलते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि अगर आपने बच्चे ये सीख लिया ना, समझ लो आपकी कंटिन्यूटी क्लियर हो गई आज ही। अब देखो ये फंक्शन को मैं डबल वैल्यू क्यों बोलता हूं कि इसकी दो वैल्यूज हैं, ठीक है। हमें इसकी लिमिट चेक करनी है 1 पर, हमें इसकी लिमिट की वैल्यू चेक करनी है 1 पर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब आप समझते हो, 1 नेगेटिव का मतलब बच्चे आप समझते हो कि मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली बात है बच्चे, अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ fx, ठीक है, तो लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये देखो जी, x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 1। वही फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, लेस देन 1 के लिए ये है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये है। अब बच्चे, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर मैं 0.9999 फिल करूंगा, इसको हमें थोड़ा सा इजीली सॉल्व करना है, तो इजीली सॉल्व करने के लिए हम h का कंसेप्ट यूज करते हैं। हमेशा यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, मतलब h एक बहुत छोटा सा नंबर है। अगर लिमिट को मैंने h में लिखा है तो फंक्शन को भी h में लिखना पड़ेगा। x को मैं क्या लिखूंगा, याद रखना, ये x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 माइनस को, 1 माइनस यहाँ पर लिख लो और h लिख लो। x को मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस h, उसका स्क्वायर है -1। अगर नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है, h को 0 फिल कर दो तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, तो कितना आंसर आया, 0। ये है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब सेम वे से राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। अब बताने की कोशिश करना राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे। राइट हैंड लिमिट है जी ये वाली 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब है कि मैं 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, तो यहां पर fx। अब 1 प्लस का मतलब क्या, 1 से बड़ा, और जब भी x जो है वो 1 से बड़ा है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ये पड़ी कितनी है, -x² -1, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सर जी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h यहां पर क्या लिखेंगे, -1 को क्या लिखेंगे, x को क्या लिखेंगे, 1 प्लस h होल स्क्वायर -1। अब h को 0 लिख दो जी यहां पर, तो कितना आया, -1 कितना बच्चे आया, -2। अब -2 यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मैंने आपको क्यों, अब देखो ये जरूरी नहीं कि आपको पहली बार में समझ आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन खुद से करके देखना, आपको खुद आइडिया लगेगा कि लिमिट, देखो लिमिट कंसेप्ट क्यों सिखा रहा हूं, इतना जोर क्यों है, क्योंकि सोच के देखो हमें आगे जाके कंटिन्यूटी सीखनी है। कंटिन्यूटी में हम क्या सीखेंगे, अब मान लो ये कोई फंक्शन है, मान लो कोई मैंने फंक्शन है, सपोज कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, और हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। देखो बच्चे, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि लगातार चलता रहे। हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, मतलब सपोज ये कंटिन्यूटी जो है वो मुझे सी पर चेक करने को बोल रहे हैं, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सी पर चेक करूंगा, मैं सी नेगेटिव पर चेक करूंगा, सी प्लस पर चेक करूंगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। और ये क्या है, एग्जैक्टली वैल्यू। अब यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, मैं लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, और ये एग्जैक्टली सेम, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू सेम हो जाए, मतलब वहां पर कोई भी फंक्शन में गैप नहीं है, और अगर वो गैप नहीं है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। वैसे इसको हम +2 में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये कंसेप्ट सीखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं, और कंटिन्यूटी के मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से डबल वैल्यूड ही होंगे। आई होप ये बच्चे आपको क्लियर है। और कोई भी डाउट है प्लीज आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस टॉपिक को फिर दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट वीडियो के थ्रू या किसी भी थ्रू आप उनकी डिस्कस कर सकते हैं। देखो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसी के बिहाफ पर मैं पूरा डेरिवेटिव आपको करवा दूंगा। और अगर आपने डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है क्लास 11th में, आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और आपको +2 में भी आएगा, आपको +2 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आएगा, वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब मान लो ये कोई फंक्शन है, ये मान लो y इज इक्वल टू fx कोई
फंक्शन है। ठीक है, y देखो डेरिवेटिव का यहाँ पर अगर मैंने x फिल करा, यहाँ पर मान लो x वैल्यू है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा x कॉमा एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लो, यहाँ पर मान लो मैंने x में कुछ चेंज करा x प्लस एच, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ x प्लस एच। देखो मैं ये क्यों बना रहा हूँ, देखो बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये क्या है, ये है x, ये है y, ये है x, ये है y, तो y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, y में क्या चेंज हुआ है, पहले वो देखो x प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये चेंज आया, y में ये चेंज आया, वो पहले एफ एक्स था, फिर वो एफ एक्स प्लस एच बन गया। x में क्या चेंज आया, x प्लस एच से वो x से वो x प्लस एच बन गया। ठीक है, अब बच्चे अगर आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें h को जो है बहुत ही मामूली सा नंबर बोल दूं कि h जो है बहुत छोटा नंबर है, तो ये बेसिकली आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है, यही बेसिकली आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। और अगर आप देखोगे फर्स्ट प्रिंसिपल का डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है, शायद आपने डिराइव पता नहीं करी कि नहीं करी, बट वो यही चीज़ है। अब बच्चे इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से इसमें इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर आपने कर रखा है, सपोज आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक टॉपिक है कि डेरिवेटिव जो है वो हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो वो बेसिकली क्या है, अगर आप स्लोप का फॉर्मूला देखोगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, और भी होते हैं, ये भी होता है x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखो, ये y2 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसको हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे बनी, वो मैंने आपको समझा दी। तो डेरिवेटिव बेसिकली हमें क्या कहता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम 12th में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको लिमिट का कंसेप्ट और डेरिवेटिव की डेफिनेशन कैसे बनी ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ से मैं आपको ये बताऊंगा कि डेरिवेटिव हमें यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब आगे आपको पता है डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूलास हैं, फॉर्मूलास हमें याद ही करने हैं। एन एक्स एन माइनस वन, पावर आगे आएगी, एक पावर पीछे चली जाएगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, tan का सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड एक्स tan x, और सेम विद कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, को सीकेंड का माइनस को सीकेंड एक्स कॉट x। याद कैसे रखोगे, जितने भी c वाले फॉर्मूलास हैं सबके आगे क्या आएगा, नेगेटिव। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस आगे आएगा। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके आगे माइनस आएगा। सीकेंड इनवर्स का 1/mod एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका कितना आएगा, माइनस के साथ आएगा। ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स लॉग है, वैसे ये आपका +2 में ही है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ पर बच्चे अगर आपने डेरिवेटिव थोड़ा बहुत मेरे से पढ़ा है, आपको इसमें प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल या अलजेब्रा पता होना चाहिए। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि अगर मुझे 4x क्यूब का डेरिवेटिव करना है, तो बेसिकली 4 जो है बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है, 3x स्क्वायर। तो इस तरह से डेरिवेटिव जो है वो काम करता है। प्लस माइनस में कोई भी फ़र्क नहीं है, प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं है। अगर मुझे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, इसका 3x स्क्वायर है, उसका 2x है, तो प्लस या माइनस, अगर प्लस माइनस भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट रूल में फ़र्क पड़ता है बच्चे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसको याद करना है। कोशिएंट रूल, जब डिवाइड में फंक्शन होंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ना बच्चे ये गोल्डन रूल है, वन गोल्डन रूल, पावर फंक्शन एंगल 1/1। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन क्यूब x की पावर 5 का, सपोज मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अगर आपने मेरे से गोल्डन रूल पढ़ा है, तो मैंने आपको कभी भी ये नहीं सिखाया कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। मैंने आपको हमेशा ये सिखाया कि साइन एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉस एंगल। यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, सर जी पावर का। और पावर, इस फंक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस फंक्शन को बेसिकली लिखने का मतलब ये होता है साइन x की पावर 5 उसका होल क्यूब। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का। पावर पहले आगे आएगी,
एक पावर जो है वो कम हो जाएगी। देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन कौन है, साइन एक्स की पावर 5। अब इसको तो बच्चे ऐसे ही लिख लेना, 3 साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2, इसका डेरिवेटिव करना है। साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अब एंगल कितना है, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5। अब इसको फिर से ऐसे ही लिख लो, इसको बच्चे फिर से ऐसे ही लिख लो, कॉस एक्स की पावर 5 और इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4। देख लो हमने टर्न बाय टर्न हर एक का डेरिवेटिव करा है। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर है ना बच्चे, ऑब्वियसली बात है ये हम चीज़ें जो हैं दोबारा +2 में भी सीखेंगे, क्योंकि ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको बेसिक लिमिट्स पर और लिमिट डेरिवेटिव का फॉर्मूला कैसे बना वो ध्यान में रखना है। अब बच्चे इसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है बच्चे प्रोबेबिलिटी कैसा टॉपिक है जो हम 9th 10th सब में पढ़ते आ रहे हैं, और हर बार जो है टॉपिक मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें नए और नए कंसेप्ट यूज़ होते जा रहे हैं, बट हमें उनका बेसिक ही नहीं पता। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, और आप मुझे बड़े आसानी से बता दोगे सर जी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये सब फॉर्मूला हमने पढ़ा है। बट यहाँ पर ना मैंने कंडीशन लिखी हुई है फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स। इसका मतलब क्या है, इसको मैं फर्दर देखो बच्चे, ये फॉर्मूला कंप्लीटली ट्रू नहीं है जो हमने 10 तक सीखा है। इसको ट्रू होने के लिए कंडीशन होती है, वो उसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0 और 1 भी हो सकती है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला एक ही है। अब बच्चे इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है, वो 11th में भी काम आएगी। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम, नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आउटकम्स इन एडवांस। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया 3 बार, तो पहले हेड आया, फिर टेल आ सकता है, या हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो ये बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर लो कि 2 बार टॉस करा, 3 बार टॉस करा, 4 बार टॉस करा, इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसके बाद है बच्चे सैंपल स्पेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे अगर मैंने डाइस को रोल करा तो मेरे पास कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। उन सबको अगर मैं लिख लूँ तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। उसके बाद है बच्चे इवेंट। इवेंट में क्या है, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब अगर मैं एक इवेंट बोलूं कि बच्चे मेरे को इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दो, इवन नंबर कैसे आएंगे, 2, 4 और 6, ये बच्चे एक इवेंट है। ऑड नंबर 1, 3, 5, इस तरह से ये इवेंट होते हैं, ये सैंपल स्पेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे टाइप्स ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स के अंदर भी टाइप्स हैं, जैसे मैंने डाइस को रोल करा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं। सबसे पहले है इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट हो ही नहीं सकता। जैसे बच्चे मैं आपको बोलूँ ए नंबर ग्रेटर देन 6, डाइस पर 6 से बड़ा नंबर आ जाए तो बच्चे वो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी होगी, 0। श्योर इवेंट, ऐसा एक इवेंट जो होना ही होना है। जैसे यहाँ मैंने इवेंट लिखा है नंबर इज इवन और ऑड, नंबर इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है, तो इवन नंबर तो यही आएंगे 2, 4, 6, ऑड नंबर कैसे आएंगे 1, 3, 5। तो ऑब्वियसली बात है, ये ध्यान से देखो बच्चे, डाइस में यही 6 नंबर हैं, यही 6 नंबर यहाँ पर लिखे हैं, तो ये इवेंट तो होगा ही होगा, या इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो जब भी, तो यानी कि यहाँ से श्योर इवेंट का मतलब क्या, जो होना ही होना है। बट इसको अगर मैं और भी रिफाइंड तरीके से आपको समझाऊं, उसका मतलब ये है कि अगर कभी भी हमारा इवेंट जो है सैंपल स्पेस के बराबर बन जाए या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। सिंपल इवेंट बच्चे, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, जैसे नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही एलिमेंट है 6, तो वो आपका सिंपल इवेंट है। और अगर उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इवेंट। तो ये आपके 4 तरह के इवेंट है, इम्पॉसिबल, श्योर, सिंपल एंड कंपाउंड। अब नेक्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सेट्स चैप्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब यहाँ पर बच्चे क्या है, इसमें सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब ऑब्वियसली बात है, इसको बस समझो कि हमने डाइस को रोल किया, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया। ए का मतलब क्या है, 1, 2, 3, बी का मतलब क्या है, 3, 4, 5। सेम वही एग्जांपल जो हमने सेट्स में करी थी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि ए को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट, जैसे ए को छोड़ दिए 1, 2, 3, बाकी क्या एलिमेंट रह गए 4, 5, 6, ये कॉम्प्लीमेंट है। इवेंट ए और बी, ये क्या है बच्चे, यूनियन। यूनियन हम समझते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जी हम सेट्स थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आज ही पढ़ चुके हैं। इवेंट ए एंड बी, देखो यहाँ पर और का मतलब क्या है, यूनियन, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है, 3 है। इवेंट ए बट नॉट बी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए बट नॉट बी का मतलब पता है क्या, ए माइनस बी। और ए माइनस बी कैसे सिखाया था, ए में से कॉमन हिस्सा घटा दो, ए में से कॉमन हिस्सा क्या है, 3 है, तो 1, 2 आया। तो इस तरह से बच्चे ये इवेंट्स अलजबरा ऑफ इवेंट्स हैं जो हमें
जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, और यहाँ पर देख लो आपके प्रोबेबिलिटी में काम भी आ गया और 12th में भी काम आने वाला है। उसके बाद है बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो डिसजॉइंट है, मतलब जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये देखो जी, आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है रीजन सेशन में, ये जो इवेंट है ये कौन से इवेंट है, मतलब कि डिसजॉइंट इवेंट्स हैं और रीजन में लिखा होगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो कुछ भी आ सकता है। तो जब भी दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। उसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव से याद रखो बच्चे, एक्सक्लूसिव न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि वो न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के पास है और किसी के पास नहीं है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि दोनों सेट्स अपने आप में एक्सक्लूसिव हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके पास नहीं है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके पास नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। उसके बाद है बच्चे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसमें क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्शन 5 के बराबर है, और अगर यहाँ पर एक इवेंट हो रहा है, 2 इवेंट हो रहे हैं, 3 इवेंट हो रहे हैं, अगर सबको हम यूनियन करें और वो सैम्पल स्पेस के बराबर बन जाए, उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसकी एग्जांपल देख लो बच्चे, ये देखो जी, एक सेट डाइस को रोल करा, 1 2 3 4 5 6 आया। ए कौन सा सेट है, इवन का, ये ऑड का सेट है। ऐसा करो, इनकी इंटरसेक्शन बताओ कितनी है। सर जी 5, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये कौन से इवेंट हुए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुए। अब इनका यूनियन करो, कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, सब कुछ ही आ गया। ये किसके बराबर आ गया, सैम्पल स्पेस के बराबर आ गया। मतलब ये कौन से हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद बच्चे यहाँ पर ना कोई देखो, इसके बाद ना 11th में ना एक अप्रोच है एक्सियोमेट्रिक। अब एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का 11th में इतना यूज़ नहीं है, बट 12th में काफ़ी यूज़ है। कि कुछ क्वेश्चन में बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है, तो वो आपको आज चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वैसे प्रोबेबिलिटी की मैं ऑलरेडी ट्रिक्स बना चुका हूँ 12th के लिए, जिसमें मैंने 2 बैग और 5 क्वेश्चन दिए बच्चों से पूछे, 2 बैग सामने रखे और 5 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे। उन 5 क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है, आपको +2 की सारी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी। और जो बेसिक है वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग करो अपने। मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। आप क्या करोगे, सर जी 2 कॉइन को टॉस करा है तो हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हेड क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो हम कैसे करते हैं बच्चे, हम 1 हेड किस में आ रहा है, HT और TH में। तो हम क्या करेंगे, सर जी इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी ये छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, सर जी प्रोबेबिलिटी, उसके फेवर में कितने इवेंट्स हैं, 1 और 2, और टोटल कितने इवेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसको बाद में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकालते हैं, उसके फेवर में डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर एक कॉइन को टॉस करा गया ट्वाइस, in which head is 3 times as likely to occur as tail। इसका मतलब ये है बच्चे, उस कॉइन में कुछ गड़बड़ है, उस कॉइन में हेड जो है वो 3 गुना बार ज़्यादा आ रहा है टेल से। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड। तो फिर वही बात है, कॉइन को 2 बार टॉस करा है तो सैम्पल स्पेस तो यही बनेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं हेड की 1 हेड के केसेस देखूंगा, HT और TH ही आएंगे। तो अगर मैं इसका आंसर देखूँ, आप बोलोगे सर इसका आंसर 1/2 है, तो इसका आंसर भी 1/2 आएगा। बट बच्चे वो गलत है, बच्चे सेम क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर H की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये सभी इवेंट्स जो हैं इक्वली लाइकली हैं। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको कंडीशन में दिखाया था कि ये जो फॉर्मूला है ये तभी ट्रू है अगर यहाँ पर कंडीशन है फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। बट अगर क्या हो, अगर इवेंट्स जो हैं इक्वली लाइकली ना हो, जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख ही रहा है, जैसा कि बच्चे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी देखोगे, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड की प्रोबेबिलिटी बच्चे कितनी है, 3/4। वो कैसे आई, 3 टाइम्स है बच्चे, 3 टाइम्स है तो उसको ऐसे लिख लो 3/4। 3/4 का मतलब पता कितना बना, 0.75, मतलब 75%। अगर 100 को मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूँ तो 75 बार जो है टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, और 25 बार क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। मतलब हेड की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1 गुना है। टेल की प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/4 आएगी। तो ध्यान से देखो, H की ये इक्वल लाइकली बच्चे इवेंट्स जो हैं वो नहीं है, यहाँ पर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, क्योंकि हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर यहाँ पर नहीं है। तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो ऐसे केसेस में बच्चे हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम ये नहीं कर सकते फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं, HT
ये केस प्लस टी एच। एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, एच की बच्चे प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, एच की प्रोबेबिलिटी 3/4। इसको सॉल्व करा तो मेरे पास आंसर बच्चे कितना आया 3/8। अब इस अप्रोच की जो मतलब अच्छी बात है वो ये है, इस क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं, इसको अगर आपको ऐसे करना हो एच टी प्लस टी एच, क्या लिखोगे? एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, टी की प्रोबेबिलिटी 1/2, एच की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4 प्लस 1/4, 2/4 मतलब 1/2। ये देखो जी, यानी कि ये जो अप्रोच है बच्चे, इस अप्रोच को पता क्या बोलते हैं? इस अप्रोच को बोलते हैं हम एक्सियोमेट्रिक अप्रोच। यही अप्रोच जो है, ये आपको कुछ भी पढ़ने की एक्स्ट्रा नीड नहीं है। जैसे मैंने यही बताया कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच मतलब कि कहाँ पर यूज़ करते हैं, इस जो जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 है। चेक करो, इनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है, इनका सम करना 3/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? 1 ही हुआ ना, ठीक है। और अगर मुझे अगर मुझे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, सभी को ऐड करके उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकलेगी। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ये सीखो, आपको सीखने की नीड नहीं है, आपको ये सीखना है। आपको ये सीखना है कि इवेंट्स इक्वली नहीं है तो मुझे एक्सियोमेट्रिक अप्रोच का जो है वो यूज़ करना है, और यही आपका आंसर है। आपको 12th में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लगेगा सर हम तो बचपन में ऐसा करते थे, अब क्या हम गलत कर रहे हैं? तो हमें कैसे पता लगेगा? हमें ऐसे पता लगेगा कि अगर वो इवेंट्स इक्वली नहीं है। और आपको जब क्वेश्चन, अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अभी से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट अगर आप जब हम 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे ये हो रहा है यहाँ पर, आपको समझ में आएगा कि यस हमने इसको 11th में पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे ऑब्वियसली बात है बच्चे, लास्ट में आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बच्चे मेरे कंप्लीटली एफर्ट्स आप सब बच्चों के लिए। ऑब्वियसली बात है, ब्रिज कोर्स जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसके नोट्स जो हैं टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मिशन बोर्ड्स हमारा 2027 है बच्चे, जिसमें आपको NCERT वन शॉट मिलने वाले हैं। लास्ट ईयर 13 डेज प्रो सीरीज थी हमारी, जिसमें से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पेपर में आए थे, और इस साल भी 13 चैप्टर सीरीज जो है वो स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपकी बेस्ट 5-6 बुक्स के क्वेश्चन होंगे। उसके साथ साथ बच्चे आपके PYQs होंगे लेटेस्ट 2026 तक के, ठीक है, 26 के, 25 के, 24 के और 23 के NCERT एग्जाम्पलर। और इस तरह से बेस्ट क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मिलने वाले हैं 13 चैप्टर सीरीज में। रैपिड रिवीजन सीरीज जो ऑलरेडी आपको पता है हमारे चैनल पर पड़ी है, आपको दिखाई देता हूँ, ये सभी सीरीज़ हैं बच्चे। ये NCERT वन शॉट सीरीज़ है, आप इसमें से बेसिक करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। टेलीग्राम चैनल पर अभी जाओ, NCERT वन शॉट नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो, और उनके साथ ये वीडियो करके देखना। 1.5x पर देखना, 2 घंटे में, 1.5 घंटे में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आपको लगेगा कि यस मैंने कुछ सीखा है। उसके बाद बच्चे ये ऑल ट्रिक्स हैं हमारी, इंटीग्रेशन की ट्रिक्स हैं, डेरिवेटिव की ट्रिक्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स हैं, सभी ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। आपको चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। रैपिड रिवीजन से 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पिछले लास्ट 10 सालों के बेस्ट PYQs जो हैं वो आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। 13 डेज प्रो सीरीज जिसकी मैं बात कर रहा था, उससे पहले हमारी सीरीज थी 13 डेज 13 चैप्टर, कोई भी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके साथ साथ बच्चे और भी बहुत सी नई वीडियोस, जैसे 13 डेज 13 चैप्टर सीरीज दोबारा से लेटेस्ट 2026-2027 सेशन के लिए आने वाली है। बहुत सी नई वीडियोस, बहुत सी नई ट्रिक्स और बहुत से लाइव मैराथन्स जो पेपरों के दिनों में हम इकट्ठे मिलके करते हैं। तो बच्चे ट्रस्ट में, अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे ना, तो ट्रस्ट में इस बार हम बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। और याद रखना कि ये सब कुछ बच्चे यूट्यूब पर पॉसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपका मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। अगर आप इसी तरह से प्यार और सपोर्ट दिखाते रहे, ट्रस्ट में इस बार हम +2 में मैथ्स में जो है फोड़ने वाले हैं। बाकी बच्चे इसी तरह से लगे रहना, डटे रहना, मैं आपके साथ यूँ ही खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।